हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ शेड्यूल्ड टू हैपन एंड अब केवल एक ही वीक रह गया है इस एग्ज़ाम में। सो अपने इन लास्ट डेज़ में, लास्ट 1 वीक में आई सजेस्ट कि आप क्या करें, जो भी अभी तक के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। प्लस आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान सिविल जज एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर 2014। वन बाय वन हम सभी ईयर्स के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम है इसके अंदर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए आई सजेस्ट कि जब भी अगर कोई क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, यूज़ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें एंड कोशिश करें कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर तो पहले जो आपको लगता है इस तरह से क्वेश्चंस ऑप्शंस को एलिमिनेट करें और जो भी आपको एप्रोप्रिएट आंसर लगे उसे मार्क करके आएँ। अनअटेम्प्टेड किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। Question number 1, that is, the Supreme Court of India has laid down the law related to alternative dispute resolution। देखिए ADRS जो है जिसके बारे में सेक्शन 89 ऑफ CPC के अंदर हम पढ़ते हैं, तो ADRS से रिलेटेड आपको बताना है कि किस केस लॉ के अंदर बात की गई। ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट, दैट इज़ एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वाके कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये जो केस है दैट इज रिलेटेड टू ADRS। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अंडर ऑर्डर 32 रूल 9 ऑफ CPC। ऑर्डर 32 रूल 9 जो कि आपका माइनर्स सूट से रिलेटेड ऑर्डर है। आपको बताना है 32 रूल 9 में बात की गई है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, कि नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कब। फर्स्ट इज इफ़ ही सीजेस टू रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, यदि वो इंडिया से बाहर कहीं चला जाता है, या फिर वेयर ही इज इंटरेस्ट बिकम्स एडवर्स टू दैट ऑफ माइनर, यदि जो पर्सन मेजर है उसका इंटरेस्ट एडवर्स हो जाता है माइनर के इंटरेस्ट से, या फिर अगर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन इज फॉर एनी ऑफ द रीजन्स। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फॉर एनी ऑफ दीज रीजन्स नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इन केस ऑफ सिविल प्रोसीजर इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्स पार्टे डिक्री कैन बी सेट असाइड। एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। क्वेश्चन नंबर 4, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है कब। यहाँ पर आपको इस सेंटेंस को बेसिकली कंप्लीट करना है एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the acceptor whenever it comes to the knowledge of proposer. Question number 5, an agreement in restraint of marriage of a person other than that of minor is, इस तरह के एग्रीमेंट का नेचर क्या होता है, whether it is void, voidable, contingent है या फिर none of these। करेक्ट आंसर इज it is void as per section 26 of your इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पर क्लियरली लिखा है कि एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। नेक्स्ट, बेली इज अ पर्सन। बेली जो है वो कौन होता है, टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड, हु डिलीवर द गुड्स और हु फेल्स टू डिलीवर द गुड्स। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पर हम बेलमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं और बेलमेंट के साथ ही वहाँ पर बेलर और बेली को भी डिफाइन किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बेली इज दैट पर्सन जिसको गुड्स डिलीवर किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज प्रोपाउंडेड इन द केस ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो सिद्धांत है वो दिया गया, उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल, कि जो वो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होता। कब अप्लाई नहीं होता? whenever the damage is due to vis major, when the damage is due to wrongful act of a stranger, या whenever the damage is due to plaintiff's own fault, या all of these. So correct answer is option number 4, that is all of these. नेक्स्ट, रूल ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर। देखिए ये आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दीज आर ऑफ टॉर्ट्स, लेकिन एज पर दिस ईयर आपके सिलेबस में टॉर्ट्स नहीं है। स्टिल हम एक बार इन्हें देख लेते हैं फिर भी क्वेश्चंस को। तो रूल ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर जो है वो रिलेटेड है नेग्लिजेंस से। नेक्स्ट, द लैंड फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ विच ईजमेंट एग्जिस्ट, सच लैंड इज कॉल्ड एज डोमिनेंट हेरिटेज। सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट, देखिए मोटर व्हीकल्स एक्ट भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हाई कोर्ट। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं, क्योंकि ये पेपर 2014 का है, सो जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस का पार्ट इस बार नहीं है उनके सिर्फ मैं आंसर्स आपको बता रही हूँ, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, रेंट कंट्रोल एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द इमीडिएट पोजेशन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस। रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस के पोजेशन को इमीडिएटली रिकवर किया जा सकता है बाय हुम, बाय अ रिटायर्ड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, या रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन, या ऑल ऑफ दीज। क्या ये सभी जो हैं वो इमीडिएटली पोजेशन को वापस ले सकते हैं? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 10 ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 10 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये तीनों मेंशन किए गए हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 14, राजस्थान रेंट लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये इस बार आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसका आंसर है 3। नेक्स्ट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, where the plaintiff in a suit for a specific performance proves the existence of the agreement and its non-performance by defendant। अगर जो plaintiff है वो ये prove कर देता है कि plaintiff और defendant के बीच में एक proper agreement था और उस agreement को defendant के द्वारा perform नहीं किया गया, तो ऐसे situation में जो court है, court क्या action लेगा? क्या कोर्ट बाउंड है टू इशू अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या फिर क्या कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है इस तरह से डिक्री को इशू करने से? तो देखिए जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसके द्वारा काफ़ी चीज़ें चेंज की गई, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हैज़ बिकम द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ कोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, that the court is bound to issue a decree for specific performance. Next is question number 17. If a person is dispossessed without his consent of immovable property, यदि किसी भी पर्सन को बिना उसके कंसेंट के immovable property से डिस्पोजेस कर दिया जाता है, सो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो पर्सन कितने टाइम पीरियड के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? वेदर इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, 12 months या 3 years। तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड लिखा गया है अंडर सेक्शन 6, दैट इज 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, देखिए ये हिंदू लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिंदू लॉ भी इस बार आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 19 का आंसर होगा 3, दैट इज 90 days। 20 का आंसर होगा 2।
21 का आंसर भी है 2, द गिफ्ट इज वॉइड। यस, 21 हम करेंगे क्योंकि 21 इज टीपीए, टीपीए आपका सिलेबस का पार्ट है। सो 21 इज इफ द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, अगर गिफ्ट की एक्सेप्टेंस से पहले ही डोनी की डेथ हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में जो गिफ्ट है वो वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट, a lessee accept from the lessor a new lease of property leased to take effect during the continuance of existing lease। एग्जिस्टिंग लीज के दौरान ही अगर जो लेसी है वो लेसर से एक नई लीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो पुराने वाली लीज है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इम्प्लाइड सरेंडर ऑफ द फॉर्मर लीज, कि यदि पुरानी लीज के दौरान ही जो लेजी है वो लेसर से दूसरी किसी लीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसी सिचुएशन में समझा जाएगा कि जो पहले वाली लीज थी उसको सरेंडर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दैट इज वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन इज एक्सपायरिंग ऑन अ हॉलीडे, यदि वो किसी ऐसे दिन पर ख़त्म होता है लिमिटेशन पीरियड जिस दिन कोर्ट क्लोज है, अगर हॉलीडे है तो ऐसी सिचुएशन में जो पर्टिकुलर आपकी एप्लीकेशन है उसका क्या होगा, क्या जो है इट शुड बी मेड अ डे प्रायर टू हॉलीडे, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आपको हॉलीडे से पहले ही उसे इंस्टीट्यूट कर देना चाहिए था, या फिर इट मे बी मेड ऑन द डे व्हेन कोर्ट रीओपन्स, जब कभी कोर्ट जो है वो दोबारा ओपन हो तब आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, या फिर इट मे बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ रीओपनिंग ऑफ कोर्ट, कोर्ट के खुलने के बाद 30 दिन के अंदर आप उसे इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, या फिर इट मे बी मेड ऑन एनी डे आफ्टर द कोर्ट रीओपन्स, जैसे ही कोर्ट खुलेगा उसके बाद किसी भी दिन आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। द एप्लीकेशन मे बी मेड ऑन द डे व्हेन कोर्ट रीओपन्स, जिस दिन कोर्ट रीओपन होता है उस दिन आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पर सही से अगर आप पढ़ें तो 4th में लिखा है मे बी मेड ऑन द डे आफ्टर कोर्ट रीओपन्स ऑन एनी डे, यानी कि कोर्ट खुलने के बाद आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दिन नहीं, जिस दिन कोर्ट खुला उसी दिन आपको जो है वो आपके एप्लीकेशन को फाइल करना चाहिए था। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट, अंडर द लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉल्स इम्प्रीजनमेंट। देखिए लिमिटेशन एक्ट में जो पीछे शेड्यूल दिया गया है उसके अंदर काफ़ी टाइम पीरियड दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर सूट को, एप्लीकेशन को, अपील को इंस्टीट्यूट करने का टाइम पीरियड कितना होगा, तो वहाँ पर आप टाइम पीरियड को ज़रूर याद कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड टाइम पीरियड याद रखें। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हेन द लिमिटेशन एट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रीजनमेंट बिगिंस टू रन, तो जो फॉल्स, अगर आपके साथ फॉल्स इम्प्रीजनमेंट होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका राइट है टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट दैट फॉल्स इम्प्रीजनमेंट, तो वो टाइम पीरियड जो है आपका वो कब शुरू होगा, वो शुरू होगा उस समय जब इम्प्रीजनमेंट ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट, अबेटमेंट को सेट असाइड करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है दैट इज 60 डेज एज पर द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो कि अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बिसाइड्स पासिंग द ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन एंड रेजिडेंस मजिस्ट्रेट कैन पास, मजिस्ट्रेट जो है वो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, एक्स पार्टे ऑर्डर्स या ऑल ऑफ दीज, क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा ये सभी ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं।
सो देखिए यहाँ पर जब आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कस्टडी ऑर्डर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा अंडर सेक्शन 21। कंपनसेशन ऑर्डर्स के बारे में बात की गई है अंडर सेक्शन 22 एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स के बारे में बात की गई है अंडर सेक्शन 23। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अंडर राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये भी अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह के हैं इस पेपर में जो कि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उनको आप स्किप करें। 29 जो है दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस। 30 भी अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 31 को भी स्किप करेंगे एंड 32 दैट विल ऑल्सो बी स्किप्ड बिकॉज ये आपका राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं अब। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग देखिए ये 2014 का पेपर, उस समय का ये केस लॉ। तो रीसेंट केस लॉज जो हैं अभी भी आप ज़रूर रीसेंट केस लॉज को पढ़ें। जो रीसेंट केस लॉज होते हैं या जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया लॉ ले डाउन किया गया या फिर कुछ भी इम्पॉर्टेंट इस तरीके का जो भी कंट्री में रिसेंटली लैंडमार्क केसेस के साथ साथ रीसेंट जजमेंट्स को भी ज़रूर आप एक बार गो थ्रू उनसे होकर के जाएं पेपर के लिए। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। ऐसा कौन सा राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। सो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज योर आर्टिकल 21। क्या आर्टिकल 21 कोई फंडामेंटल राइट है या नहीं है। नेक्स्ट राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि आपका आर्टिकल 19 के अंदर है। नेक्स्ट राइट टू असेंबल पीसफुली, दिस इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 19। एंड नेक्स्ट इज राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। देखिए जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं अबाउट एन अमेंडमेंट दैट इज 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो कि आपका एक पहले फंडामेंटल राइट होता था वहाँ से उसे डिलीट करके आर्टिकल 300 ए जो है वो इंसर्ट किया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डील करता है। सो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट वन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। एकदम सही बात है कि जो डीपीएसपी हैं वो नॉन एनफोर्सिएबल नेचर के हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, दिस इज़ वेरी मच ट्रू कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट द टर्म अनलॉफुल असेंबली मीन्स, अनलॉफुल असेंबली का क्या मतलब है। अनलॉफुल असेंबली आप पढ़ते हैं अंडर IPC 141 दैट इज अनलॉफुल असेंबली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का मतलब है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस, ठीक बात है, या फिर एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस जो कि आर्म्ड हैं विद लीथल वेपन्स। क्या ये ज़रूरी है कि वो लीथल वेपन्स के साथ हों। थर्ड इज एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग अ क्राइम, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है। फोर्थ इज एन असेंबली ऑफ मिनिमम 2 पर्सनस। देखिए इसे तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दें क्योंकि 2 पर्सनस तो वहाँ पर नहीं है। अब बात आती है 3 ऑप्शंस की दैट इज़ 5 पर्सनस। तो 5 पर्सनस जो हैं क्या वो ज़रूरी है कि हमेशा उनके पास लीथल वेपन भी हो, इसको भी आप एलिमिनेट कर दें। लीथल वेपन जो है होना ज़रूरी नहीं है। अब ऑप्शन 1 एंड 3 बचे। ऑप्शन 1 कहता है कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस, एकदम सही बात है, लेकिन जब आप
उसे ऑप्शन 3 को पढ़ते हैं तो 3 आपको और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि 3 में कहा गया कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स बट विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग अ क्राइम। उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट भी है किसी पर्टिकुलर क्राइम को करने का। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने सही से आपको इसलिए डिस्कस किया बिकॉज कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका अगर फर्स्ट ऑप्शन जो है वही हमें सही लग जाता है तो हम बाकी 3 ऑप्शंस को देखते भी नहीं है एंड वी टिक कि इसका आंसर ए ही होगा, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली तो हमें पता है कि 5 लोग वहाँ पर होते हैं। लेकिन जब हमने ऑप्शन नंबर 1 और 3 को कंपेयर किया तो हमने पाया कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नज़र आ रहा है। सो कभी भी एग्ज़ाम में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को सही से देखेंगे और जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है वही आप टिक करके आएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। अ पुलिस ऑफिसर रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹5000 फाइन के रूप में रिसीव किया, लेकिन उस फाइन को ट्रेजरी में डिपॉजिट करने के बजाय ही यूटिलाइज्ड द सेम फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लिया गया। सो दिस इज व्हाट? दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, that is, if a person with a knowledge that the feelings of a group of persons is likely to be wounded, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स की फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट होंगी यदि वो पर्सन ट्रेसपास करता है किसी भी ऐसे रिलीजियस प्लेस में या किसी भी ऐसे प्लेस पे जिसको फ्यूनरल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बात बताई गई है अंडर सेक्शन 297 ऑफ IPC। Next question, a person held guilty for commission of an offence described under section 326A of IPC is liable to be punished with imprisonment of not less than 10 years। इतनी imprisonment दी जाएगी and which may extend up to life imprisonment। और यहाँ पर कुछ amount of fine भी दिया जाता है। तो वो जो fine है उसके बारे में question पूछा जा रहा है कि the fine शुड बी नॉट लेस देन 1 लाख। क्या वहाँ पर लिखा है फाइन के अमाउंट के बारे में, या फिर नॉट मोर देन 5 लाख? क्या ऐसा कोई अमाउंट वहाँ मेंशन्ड है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 तीनों ऑप्शंस के अंदर अमाउंट मेंशन किया गया है, लेकिन जब आप सेक्शन 326A ऑफ IPC देखेंगे तो वहाँ पर किसी भी अमाउंट के बारे में मेंशन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कि जो अमाउंट ऑफ फाइन है दैट शुड बी ओनली जस्ट एंड रीजनेबल वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज अ पुलिस ऑफिसर डिटेन्स अ पर्सन। पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को डिटेन करता है इन लॉकअप अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ अ बेल ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट। कोर्ट से बेल ऑर्डर आने के बावजूद भी अगर पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को लॉकअप में डिटेन करके रखता है देन सच पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ wrongful confinement। Next, a hotel situated at a bank of water reservoir डिस्पाइट ऑब्जेक्शन, जो वो होटल है वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर को उस पर्टिकुलर रिजर्वायर में डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सो बेसिकली एक प्रॉब्लम के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सेक्शन बताना है कि किस सेक्शन में वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात की गई है। तो करेक्ट आंसर इज 277। 2 सेक्शंस देखिए याद रखें, 277 that is water pollution and 278 is your air pollution। Next in IPC the pronoun he and derivatives, he और उसके जो भी derivatives हैं उसमें क्या included है, तो it includes any person whether male और फीमेल। जब हम जेंडर की डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर IPC तो वहाँ पर लिखा है कि he includes both male and female। Next question number 43, that is in which of the leading cases Honorable Supreme Court held that benefit of Section 3 and Section 4 of the Probation of Offenders Act is subject to the limitations laid down in the provisions and use of word may direct in Section 4 does not mean must direct। आपको केस लॉ बताना है कि किस लॉ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई कि जो सेक्शन 4 के अंदर मे डायरेक्ट है
उसका मतलब मस्ट डायरेक्ट से नहीं है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नारकोटिक ड्रग्स जो है ये अब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिस एक्ट इज़ नॉट इन योर सिलेबस नाउ, ओके। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो का PDF चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए, सो यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। अब एन ऑफिसर ऑफ कंपनी, दिस इज IT एक्ट। IT एक्ट भी आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, तो हम जल्दी से क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। 45 क्वेश्चन भी आपका स्किप होगा एंड 46 जो है इसको पढ़ लेते हैं बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद IPC 2। So Mrs. R lodges a first information report at police station with assertion that Mr. X, उन्होंने क्या किया, कुछ वल्गर मैसेजेस सेंड किए हैं ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा, जिसकी वजह से मिसेस R की जो प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर X ने क्या ऑफेंस किया जब उन्होंने इस तरह के वल्गर मैसेजेस और ईमेल्स जो हैं वो सेंड किए। सो ही कमिटेड द ऑफेंस under IT Act as well as under section 509 of IPC. Next question, as per section 147 of NI Act, देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसका केवल चैप्टर 17 जो है दिस इज ओनली इन योर सिलेबस, सो उसको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएं, ठीक है। तो सेक्शन 147 के बारे में पूछा गया है कि एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका नेचर कैसा है, वेदर कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल या बोथ। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा कंपाउंडेबल, सच ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, दैट इज मेंसिया हैज नो प्लेस वाइल डिटर्मिनिंग पेनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 138। जब हम सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर पीनल लायबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर जो ऑफेंडर है उसका मेंसिया, उसकी जो गिल्टी इंटेंशन है, क्या वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिटर्मिनिंग हिज लायबिलिटी और नॉट। सो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट बिकॉज मेंसिया इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट to be required for offences under section 138 of NI Act. Next question number 49, that is which kind of agreement can be presumed under 85A of evidence। 85A जो है एविडेंस एक्ट का, वहाँ पर बात की गई है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। देखिए ये जो 85A B C इस तरह से जो वहाँ पर A वाले जो सेक्शंस हैं सब बेसिकली IT एक्ट 2000 से ही इंसर्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है इसमें, क्योंकि यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिया गया है, विल भी दिया गया है, सो इसको आप स्किप करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, अ विटनेस अनेबल टू स्पीक, कोई ऐसा विटनेस जो कि स्पीक करके, बोल करके अपना एविडेंस नहीं दे सकता, लेकिन वो लिख करके या किसी अन्य मैनर में अगर अपना एविडेंस देता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके द्वारा जो एविडेंस दिया जाता है दैट इज़ ओरल एविडेंस, या उसे डॉक्यूमेंट्री मानेंगे या हियर से कंसिडर करेंगे या फिर वो प्राइमरी एविडेंस है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट सच एविडेंस इज ओरल एविडेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट, इन अ क्रिमिनल केस द प्राइमरी बर्डन टू प्रूव अ फैक्ट, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का जो प्राइमरी बर्डन होता है वो किसके ऊपर होता है, एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन, पुलिस या कोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज अपॉन प्रोसिक्यूशन एज पर सेक्शन 101 ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट। जो प्राइमरी बर्डन है दैट लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, A sues B for negligence in providing him with a carriage for hire which is not reasonably fit, कि जो पर्टिकुलर कैरेज है वो फिट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग
एंड इस वजह से ए जो है उसको इंजरी हो जाती है। तो ये फैक्ट कि बी हैबिचुअली नेग्लिजेंट था और जो भी वो हायर करके लोगों को कैरेज सप्लाई करता था वो सभी इस तरह से लोगों को इंजरी होती रहती थी, मतलब वो हैबिचुअली नेग्लिजेंट था अपने काम में। तो क्या उसकी इस पर्टिकुलर जनरल हैबिट का साक्ष्य दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? सो यहाँ पर लिखा है हैबिचुअली नेग्लिजेंट यानी कि जनरल हैबिट। तो जब हम सेक्शन 14 पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 14, उसकी जो एक्सप्लेनेशन 1 है उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है कि किसी पर्सन की जो जनरल हैबिट है उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इट इज़ इररेलेवेंट। नेक्स्ट, अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एन एक्यूज में प्लीड एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई अंडर सेक्शन 11। द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल मीन्स, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल का क्या मतलब है? नॉट टू मेक स्टेटमेंट इन कॉन्सोनेंस टू द अर्लियर स्टेटमेंट। आपने पहले जो स्टेटमेंट दी उस स्टेटमेंट के कॉन्सोनेंस में उसके जैसा दूसरा स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते, क्या इसे एस्टॉपल कहते हैं? नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन टू मेक स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी टू द अर्लियर स्टेटमेंट और एडमिशन। आपने पहले कोई स्टेटमेंट दी, अब उस स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके विपरीत कोई स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। या थर्ड इज रेस जुडिकेटा, क्या एस्टॉपल रेस जुडिकेटा से रिलेटेड है या एस्टॉपल का मतलब होता है कोई वेग स्टेटमेंट? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज restriction to make statement contrary to the previous statement। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जहाँ पर एस्टॉपल को डिफाइन किया गया है वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि एस्टॉपल जो है वो पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करता है कि अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट को वो पर्सन डिनाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 दैट इज an accused in police custody informs to the state house officer that जो keys हैं by which he opened the safe and committed theft, कि जो चोर है बेसिकली वो पुलिस कस्टडी में होते समय ये बताता है कि मैं उस घर में घुसा और घर में जाने के बाद जो सेफ है उसको मैंने खोला एक पर्टिकुलर की के द्वारा और जो वो की है वो कहाँ पर रखी हुई है ये बात उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड के द्वारा उस थीफ के द्वारा बताई गई कि वो जो की है वो कहाँ रखी हुई है। सो टू व्हाट एक्सटेंट दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रूव्ड, ये जो स्टेटमेंट उस चोर ने पुलिस कस्टडी के दौरान दी उस स्टेटमेंट को किस हद तक कितना यूज़ किया जा सकता है, कितनी स्टेटमेंट वो रेलेवेंट होगी, ये बात यहाँ से आपसे पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं कि फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, जो उसने ये स्टेटमेंट दी इस स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं ये बताने के लिए कि उसने थेफ्ट किया, क्या ये बात सही है? नेक्स्ट, फॉर ओपनिंग द लॉक ऑफ सेफ, केवल इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि उसने उस पर्टिकुलर की से सेफ का लॉक जो है वो खोला। या फिर फॉर कमिटिंग थेफ्ट बाय ओपनिंग सेफ एंड डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, या हम इसे टोटल जो उसकी ये स्टेटमेंट है इसे पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं कि उसने थेफ्ट कमिट करी सेफ खोल करके और उसके बाद एविडेंस को डिस्ट्रॉय भी कर दिया क्योंकि उसने वो पर्टिकुलर की एक जगह पर छुपा दी। या फिर फॉर कीपिंग द की इन पेशिया ऑफ हाउस, या फिर जो उसने स्टेटमेंट दी ये पूरी जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का केवल इतना पार्ट रेलेवेंट होगा कि उसने क्या किया, जो वो पर्टिकुलर की है उसको एक जगह पर छुपाया। सो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जब हम सेक्शन 27 पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई पर्सन जो कि एक्यूज्ड है वो पुलिस कस्टडी में है, कस्टडी में अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है जो कि कन्फेशनल नेचर की है तो उसकी जो कन्फेशन है दैट इज़ इररेलेवेंट बिकॉज सेक्शन 25 जो है आपका 26 जो है ये इस तरह के स्टेटमेंट्स को
मना करते हैं कि पुलिस कस्टडी में जो स्टेटमेंट दी जाएगी दैट आर नॉट रेलेवेंट। लेकिन 27 क्या कहता है कि उस स्टेटमेंट का वो भाग, वो पार्ट जिसके द्वारा कुछ अन्य फैक्ट जो है वो साबित हो रहा है कि एक पर्टिकुलर सामान उसने कहाँ रखा या कोई रिकवरी होती है उसके बेसिस पे, तो दैट रिकवरी इज रेलेवेंट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, in a trial while explaining any circumstances appearing in evidence against him, an accused committing murder states that due to grave and sudden provocation की वजह से वो अपनी सेल्फ कंट्रोल को खो चुका था और उसकी वजह से उसने क्या करा, लाठी से ए को मारा। तो बेसिकली वो पर्सन एक्यूज्ड जो है वो ये प्रूव करना चाहता है कि उसके साथ ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन जो है वो उसको हुई थी। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज बेसिकली क्या है, एक तरीके का एक्सेप्शन है जिसकी वजह से मर्डर को रिड्यूस कर दिया जाता है इनटू कल्पेबल होमिसाइड। तो जब कभी कोई एक्यूज्ड किसी प्रोविजन का बेनिफिट लेना चाहता है या ये कहता है कि उसका जो एक्ट है वो किसी एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो बर्डन है वो लाई करता है ऑन एक्यूज्ड ओनली। एक्यूज्ड को खुद ये प्रूव करना होगा कि उसका जो एक्ट है वो किस तरह से एक्सेप्शनल नेचर का है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो कोर्ट की डेफिनेशन है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो कोर्ट इंक्लूड जजेस, मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। Next, when the court has to form an opinion as to electronic signatures of any person, किसी भी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में जब कभी कोर्ट को कोई पर्टिकुलर उसको सर्टिफाई करना है या फिर एविडेंस लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो भी ओपिनियन होगा दैट इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47A of Indian Evidence Act. Next, during the course of trial of rape case, a person present in court causes a knife injury. कोर्ट में प्रेजेंट होते समय यानी कोर्ट के अंदर ही वो बंदा क्या करता है, नाइफ से एक इंजरी कॉज करता है किसी दूसरे पर्सन को बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, जज के सामने। तो वो जज हैं जिनके सामने ये पूरा घटना, पूरा वाक़या उनके सामने जब हुआ, तो क्या किया जा सकता है, क्या उन जज को मे नॉट बी कॉल्ड इन एविडेंस, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता एविडेंस देने के लिए, या फिर मे बी कॉल्ड इन एविडेंस ओनली अंडर द स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ अ हायर कोर्ट, कि उन पर्टिकुलर जज को बुलाया जा सकता है टू गिव एविडेंस कि क्या क्या उनकी प्रेजेंस में हुआ, किस तरह से क्या चीज़ें हुई, लेकिन ओनली अंडर द स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड ऑप्शन इज मे बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस, उन्हें एग्जामिन किया जा सकता है एज अ विटनेस, या फिर मे बी कॉल्ड इन एविडेंस ओनली इफ द ट्रायल ऑफ दैट इंसिडेंट इज गोइंग बिफोर अ हायर कोर्ट, कि उन्हें केवल तभी बुलाया जाएगा जबकि जो पर्टिकुलर केस है उसका ट्रायल किसी हायर कोर्ट के द्वारा किया जा रहा हो। सो फॉर दिस क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए सेक्शन 121 ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई इस तरीके का पर्टिकुलर इंसिडेंस उनकी प्रेजेंस में होता है देन ही मे बी कॉल्ड एज अ विटनेस to give his statement, to give the evidence regarding that only. Next question number 61. For the purpose of CRPC, who amongst the following may determine the language of court? जब हम language की बात करते हैं तो language of a court other than that of high court, high court के अलावा जो बचे हुए सब courts हैं उनकी जो language है वो determine की जाएगी किसके द्वारा, यह आपको बताना है। So section 272 ऑफ CRPC बात करता है अबाउट द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। टू होम एज पर सेक्शन 98 ऑफ CRPC के सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग एक कंप्लेंट ऑन ओथ फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एन एबडक्टेड फीमेल, किसी एबडक्टेड फीमेल को अगर रिस्टोर किया जाना है
तो ऐसी सिचुएशन में जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगाई जाएगी या कंप्लेंट की जाएगी वो किसके सामने की जा सकती है, डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। Next question, in summons case, when the accused appears or is brought before magistrate, it shall not be necessary, क्या ज़रूरी नहीं है, to state the particulars of the offence of which he is accused, जिस offence के बारे में वो person accused है उस offence के particulars को बताया जाना ज़रूरी नहीं है, या फिर to ask whether he plead guilty, उससे ये पूछा जाना कि क्या वो guilty plead करना चाहता है या नहीं, या फिर टू आस्क वेदर ही हैज़ एनी डिफेंस टू मेक, कि क्या उसे कोई डिफेंस लेना है, या फिर टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। सो जब इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, सेक्शन 251 ऑफ सीआरपीसी को रेफर करें, जहाँ पर क्लियरली लिखा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज इन समन्स केसेस। नेक्स्ट, द ऑफेंस अफेक्टिंग द सोशो इकोनॉमिक, इस तरह के ऑफेंसेस जो कि कंट्री की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, ऐसे ऑफेंसेस के लिए प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं है, दिस शैल बी नोटिफाइड बाय। लेकिन ऐसे स्पेशल ऑफेंसेस, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कौन नोटिफाई करेगा, तो नोटिफाई किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Next, question number 65. In a criminal trial, without producing the chemical examiner to the government, the report given by him, जो chemical examiner हैं उनकी जो रिपोर्ट होती है और ना पर्टिकुलर थिंग उसको सबमिट किया जा सकता है इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो क्या उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, या फिर उसको एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है केवल समन्स केसेस में, या कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, उसको फ्रीली यूज़ किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस, या फिर कैन बी यूज ओनली टू रिफ्रेश मेमोरी, उसको केवल मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, उसको एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है। एंड देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है फ्रॉम सेक्शन 293, सेक्शन 293 ऑफ सीआरपीसी। जब आप देखेंगे तो वहाँ पर यही बात बताई गई है। नेक्स्ट, ऑन अ बिजी जंक्शन ऑफ रोड अ ह्यूज पोस्टर या बैनर को इस तरीके का इंस्टॉल्ड है जो कि क्या कर रहा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है इन ट्रैफिक। तो ऐसे सिचुएशन में इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो किसके पास फाइल की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, सीजीएम के पास, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, या फिर कलेक्टर के पास। सो ये जो आपका क्वेश्चन है, फॉर दिस क्वेश्चन पहले आप इसको समझें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर बात की गई अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस एक तरह से हो रहा है। एंड फॉर न्यूसेंस सीआरपीसी में जो प्रोविजन है कहाँ दिया गया है, अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। एंड जब आप 133 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है एसडीएम, डीएम, एसडीएम, इस तरह से वहाँ पर बताया गया है। तो एसडीएम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी जो है वो क्या बात करता है, तो 304 जो है दैट इज रिलेटेड टू this only, that is to make evidence, to make available a pleader, that is free legal aid basically 304 को हम बोलते हैं। नेक्स्ट, in cases tried by the court of session or CJM, the court or such magistrate as a case may be shall forward a copy, वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कॉपी अपने उस पर्टिकुलर फाइंडिंग की या सेंटेंस जो भी वो पास कर रहे हैं उसकी कॉपी जो है वो सबमिट की जाएगी टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द ट्रायल इज हेल्ड, जहाँ पर ट्रायल आपका किया जा रहा है। एंड फॉर दिस क्वेश्चन रेफर टू सेक्शन 365 of your CRPC.
नेक्स्ट सेक्शन 164 जो है सीआरपीसी का, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं बाय हुम। तो सेक्शन 164 में जो पावर है वो किसके पास है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस ऑफिसर के पास, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, या ऑल अदर ऑफिसर्स नेम्ड अबव। तो जब आप सेक्शन 164 को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वेदर ही हैज़ ज्यूरिसडिक्शन और नॉट, वो इस तरह से स्टेटमेंट को या कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए हमेशा नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, ट्रू, अनट्रू, इस तरह जब भी क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। तो आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट। ए डेथ सेंटेंस पास्ड बाय द सेशन कोर्ट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है कि जब अगर सेशन कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस पास की जाती है तो उसको हाई कोर्ट के पास भेजा जाता है फॉर कंफर्मेशन। तो अब देखिए ये करेक्ट होगा, यानी कि आपका आंसर नहीं है क्योंकि आपको बताना नॉट करेक्ट। ओके, सेकेंड इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने अगर कोई डेथ सेंटेंस पास किया गया तो कैन बी कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट, उसको हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्म किया जाएगा ओनली व्हेन अ बेंच हियरिंग द केस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 जजेस, कि एटलीस्ट 2 जजेस वहाँ पर होने चाहिए उस बेंच के अंदर। नेक्स्ट इज कि नो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ईच सेंटेंस शैल बी मेड प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रेफरिंग अपील, कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस को कंफर्म तभी किया जाएगा जब अपील का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया हो, ख़त्म हो गया हो। नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट कंसिडरिंग द डेथ पनिशमेंट फॉर कन्फर्मेशन इफ़ नो अपील इज़ प्रेफर्ड, यदि उस पर्सन के द्वारा कोई भी अपील प्रेफर नहीं की गई है चैलेंजिंग दैट पर्टिकुलर डेथ सेंटेंस, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो एक्विट कर दे एक्यूज्ड पर्सन को। क्या ये बात सही है? सो दिस इज़ रॉन्ग, ये जो लिखा हुआ है ये गलत बात है और यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है विच इज़ नॉट करेक्ट। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सो ये हमने डिस्कस करे 70 क्वेश्चंस जो कि आपके लॉ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए पेपर का जो पैटर्न है दैट इज़ 70:30। 70 क्वेश्चंस आपके लॉ से पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके हिंदी एंड इंग्लिश से पूछे जाते हैं। सो हम एक बार हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। शब्द आपको बताना, शुद्ध शब्द चुनिए, कि यहाँ पर जो भी लिखा गया है उसमें से सही स्पेलिंग बेसिकली आपको बतानी है। सो द करेक्ट आंसर इज 3rd, दैट इज आशीर्वाद, इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द, दिस इज बेसिकली जो होता है वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है, एक शब्द ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इज जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला इज जिज्ञासु। गुस्से से देखना, गुस्से से देखने का मुहावरा आपको है आंखें दिखाना, आंख दिखाना बेसिकली। नेक्स्ट, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें करना, तो इसका आंसर होगा मुंह में राम बगल में छुरी। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, सही है। कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया नहीं आएगा ऐसे, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपया करें, फिर से कृपया लिख दिया, इस तरह वाला कृपया यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। उपरोक्त सभी, या फिर क्या ये सभी सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2nd इज योर करेक्ट आंसर, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट, किसान ने भूमि पर हल चलाया, इस वाक्य में आपको बताना कर्ता कौन है और अधिकरण कौन है। तो कर्ता इज बेसिकली जो कुछ कर रहा है, कार्य करने वाला, सो दैट इज किसान। लेकिन किसान आपको 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, आपको बताना अधिकरण क्या है। तो किसान और भूमि इसका करेक्ट आंसर होगा, भूमि इज अधिकरण है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के हिसाब से। नेक्स्ट, अंतरिम
कालीन के लिए उचित शब्द जो है वो क्या है? तो यहाँ पर उचित शब्द होगा सेकेंड, दैट इज तदर्थ। नेक्स्ट इज टोकरी में मीठे संतरे हैं। इसमें जो मीठे शब्द है वो क्या है? वो एक विशेषता है, विशेषण है, लेकिन किस तरह का विशेषण है? परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक? देखिए, परिणामवाचक इज बेसिकली जो कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट को शो करता है, लेकिन यहाँ पर मीठे संतरे, तो जो मीठे शब्द है वो संतरे की एक तरह से क्वालिटी को बता रहा है कि संतरे कैसे हैं, मीठे हैं, यानी कि उनके गुण को बता रहा है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो इस पेपर में आती हैं बेसिक लेवल की होती हैं। फॉर सम क्वेश्चंस जैसे अलंकार हुआ या प्रत्यय, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा पढ़ना होगा, लेकिन स्टिल अगर आपने 10th 12th तक अच्छे से हिंदी पढ़ी है, बेसिक नॉलेज आपकी सही है, तो आपके क्वेश्चंस सही होंगे। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए, हिंदी जो है वो भाषा है, लेकिन उसकी जो लिपि है उसकी देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। नेक्स्ट, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आपको यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि अनुप्रास अलंकार, देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि इसके लिए आपको अलंकार के भेद पता होने चाहिए, अलंकार क्या होता है ये सब पता होना चाहिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। नेक्स्ट, अनुराग शब्द का विलोम शब्द यानी कि जो उसके अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट शब्द आपको बताना है। तो अनुराग का विलोम होगा पराग, विराग, राग या वीतराग। तो करेक्ट आंसर आपका है सेकंड, दैट इज विराग। घर शब्द का पर्यायवाची है, पर्यायवाची आपको बताना है। घर का प्रासाद, गृह, सदन या ग्राम, इन सभी में से घर का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, प्रसाद आप क्रॉस कर देंगे, ग्राम आप क्रॉस कर देंगे, फिर स्टूडेंट्स को लगेगा घर और गृह तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि घर का पर्यायवाची गृह होता है, गृह भवन सदन, इस तरह से हम 3 पर्यायवाची याद करते थे। तो यार गृह भी सही है, सदन भी ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, जो वो गृह होता है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सदन। घर का जो पर्यायवाची है दैट इज सदन, यहाँ पर सही है। नेक्स्ट इज उच्चारण का संधि विच्छेद आपको करना है उच्चारण का, और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज उत प्लस चारण। ये बेसिकली एक संधि होती है जहाँ पर क्या होता है, उत प्लस, इस तरह से ये लिखा हुआ है, तो जो ये है यहाँ पर और च क्योंकि आ रहा है, तो तय जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू यहाँ पर जो शब्द होगा, यानी कि तय जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आधे च के अंदर, और इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर बनेगा उच्चारण, उत प्लस चारण। नेक्स्ट, सत प्लस जन की संधि है, सत प्लस जन की संधि बनेगी आपकी सज्जन। नेक्स्ट, यह वह तुम आप, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब सर्वनाम हैं। ये हुए आपके हिंदी के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश या हिंदी के कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, एक तरह से नोट लिखा होगा, तो उस नोट को भी आप फॉरगेट ना करें, सही से पढ़ें कि यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है जहाँ पर बताया गया है कि जो नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं आपके, वहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। सो पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ काउ डैश द फील्ड, इन द फील्ड, एट द फील्ड, ओवर द फील्ड या अपॉन द फील्ड। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देयर इज अ काउ इन द फील्ड। इन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही कीप्स डैश हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट, आउट ऑफ टच। देखिए, इस तरह सेंटेंस को कंप्लीट करके पढ़ें, ही कीप्स आउट ऑफ टच हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। क्या ये सही लग रहा है? या फिर ही कीप्स इन टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट, ही कीप्स इन टू टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू इंटरनेट, या ही कीप्स
ऑफ टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करके पढ़ें और 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि आपको वोकैबुलरी के हिसाब से या सही लग रहा है। सो द आंसर इज इन टच विद, ही कीप्स इन टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। नेक्स्ट, आई शैल डू इट सिमिलरली। फिलअप वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर आपको यही एक तरह से पॉलिसी अपनानी है कि आपको क्या करना है, आई शैल डू इट ओवर प्लेजर या फिर बाय प्लेजर, अक्रॉस प्लेजर या विद प्लेजर। तो आई शैल डू इट क्या सही लग रहा है यहाँ पर, विद प्लेजर। नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट विल dash the prizes, the chief guest will give over the prizes, the chief guest will given up the prizes, the chief guest will give in the prizes या the chief guest will give away the prizes। तो यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज give away the prizes। नेक्स्ट इज he has not yet recovered dash his illness, with his illness, over his illness, from his illness या on his illness। he has not yet recovered from his illness। next, it has been raining by yesterday, since yesterday, after yesterday या फिर in yesterday। so correct answer होगा it has been raining since yesterday। next question 92, that is this is a matter ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस या फिर फॉर लिटिल इम्पॉर्टेंस, फ्रॉम लिटिल इम्पॉर्टेंस, विद लिटिल इम्पॉर्टेंस। क्वेश्चन जब आप सेंटेंस को कंप्लीट करके पढ़ेंगे तो दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखिए एक नोट लिखा है, इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, अगले जो 2 क्वेश्चंस है वहाँ पर आपको क्या करना है, पिक अप द अपोजिट वर्ड। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको अपोजिट बताना है कि अर्बन का अपोजिट क्या होगा। सो वेरी इजी, अर्बन का अपोजिट होता है रूरल। नेक्स्ट, एक्सट्रोवर्ट का अपोजिट क्या होगा, इंट्रोवर्ट। देखिए कई बार इजी भी आ सकते हैं या डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं, तो अपोजिट वर्ड्स और ये सब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे अपोजिट्स लेकर के और उनको क्रैम अप करने बैठ गए, तो दैट विल नॉट वर्क आउट। अभी तक आपने अपना बेसिक स्टैंडर्ड से जिस तरह से हिंदी को, इंग्लिश को जितना पढ़ा है वही चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में। अब लेकिन फिर भी अगर टाइम है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, कि अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए नए नए वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। अब देखिए फिर से नोट लिखा है कि अगले 2 क्वेश्चंस के लिए 95 और 96 के लिए आपको क्या करना है, पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस बेसिकली यहाँ पर बतानी है। आई एम सॉरी, फिर ये थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं। सो मदर हैज़ कुकड द डिनर, मदर ने डिनर कुक कर चुकी हैं, हैज़ कुकड। तो यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव, बेसिकली आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव पैसिव के जो रूल्स होते हैं ये आप कर सकते हैं ज़रूर, कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके जो रूल्स हैं उसको एक बार ज़रूर देख लें अच्छे से कि क्या जो है किस चीज़ में कन्वर्ट होता है। वहाँ पर कुछ रूल्स हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स, और थोड़ा प्रैक्टिस उसको करके जाएं, वो आप कर सकते हैं, दैट विल हेल्प आउट। सो मदर हैज़ कुकड द डिनर, इसका जो पैसिव वॉइस होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द डिनर हैज़ बीन कुकड बाय मदर। नेक्स्ट, दिस शॉप सेल्स बुक्स, इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा, इसका पैसिव वॉइस होगा बुक्स आर सोल्ड इन दिस शॉप। देखिए जब जिस तरह से हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो आप क्या करें, क्वेश्चन के बाद पॉज कर लें और थोड़ा सा अपने आप से सोचें कि उसका आंसर क्या होगा, और फिर उसके बाद आप देखें कि क्या आपने जो आंसर सोचा वो सही है या नहीं। इस तरह से आपका अच्छे से जो है वो एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा और आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। दोबारा से देखें, यहाँ पर एक नोट लिखा है, इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पिक आउट द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब जो भी हैं उनका आपको मीनिंग बताना है। सो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए कहते हैं ना कि गर्म लोहे पर वार करो, तो यानी कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो उसका भरपूर आप यूज़ करें। नेक्स्ट, अ मिस इज एज गुड एज अ माइल, इसका करेक्ट आंसर होगा फेलियर इज फेलियर।
देखिए, ए मिस इज़ एज गुड एज माइल, ये जो प्रोवर्ब है इसका प्रॉपर मीनिंग होता है कि फेलिंग और लूजिंग बाय स्मॉल मार्जिन। यदि आप थोड़े से मार्जिन से भी फेल हो जाते हैं या लूज कर जाते हैं, दैट विल ऑल्सो मेक अ फेलियर। ठीक है, तो एज बैड एज लूजिंग। जैसे कि इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि सपोज कट ऑफ जाती है 115 और कोई स्टूडेंट जो है 114 पे रहा, 14.5 पे रहा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फेलियर कि आप सक्सीड अब उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाए। दो से फेलियर नहीं कहेंगे, क्योंकि अपनी जो भी कमियां होती हैं उससे हमें सीखना चाहिए। सो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फेलियर। ओके, नेक्स्ट इज, बेसिकली मैंने आपको इस प्रोवर्ब का मीनिंग समझाने के लिए बताया कि आप चाहे छोटे मार्जिन से लूज़ करें या बड़े मार्जिन से लूज़ करें, फेलियर इज़ फेलियर, ऐसा इस प्रोवर्ब का मीनिंग है। ओके, हाउएवर इन एग्ज़ाम्स, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, अपने कॉन्फिडेंस को कभी आप लूज़ ना करें। इवन तो आप 1 या 2 नंबर से अगर कोई स्टूडेंट रह भी जाता है या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन होती है, सो बूस्ट अप योरसेल्फ एंड अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओके, नेक्स्ट इज, इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि टेंस जो है वो क्या है इन द गिवन सेंटेंस। सो पहला आपका यहाँ पर आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ पर जो एम प्लस रीडिंग में आ रहा है ING, तो ये जो सेंटेंस, ये जो है आपका, दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इज आर एम प्लस वर्ब में ING। देखिए, इन सब क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो आप क्या करें, एक तो टेंस ज़रूर याद करें, मतलब टेंस को, टेबल जो होती है टेंस की, उसको रिवाइज करें। एक्टिव पैसिव आप ज़रूर करके जाएं, क्योंकि एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक्टिव पैसिव के जो भी रूल्स हैं, और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी चीज़ें नहीं हैं, अगर आप 1 घंटा भी देंगे तो टेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 3 चीज़ें आप जो हैं अकॉर्डिंग टू मी एग्ज़ाम से पहले ये तीनों आप ज़रूर एक बार करके जाएं। थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रैक्टिस भी नहीं तो इनके रूल्स को तो ज़रूर आप याद कर लें। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 100, शी हैज़ वर्कड आउट ऑल द सम्स। ये जो है हैज़ और वर्कड, सो हैज़ हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। तो दिस इज योर विच टेंस। कई बार स्टूडेंट को लगता है हैज़ हैव जो है वो तो पास्ट टेंस होता है, बट ये पास्ट टेंस नहीं है। हैज़ हैव इज योर प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो ये आपके 100 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। प्लस हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी अवेलेबल है, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF भी मिल जाएगी, प्लस इसकी जो आंसर की है उसकी PDF भी हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। प्लस हमारे चैनल पर वेरियस वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पर आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि जिस तरह से आज हमने 2014 के पेपर को डिस्कस किया, हम आगे भी आपके लिए 2015, 17 या जो भी आगे एग्जाम्स हुए उन सभी पेपर्स को डिस्कस करें, सो डू टेल अस in the comment section. We will surely consider, and thank you. Stay tuned with us. Good luck for your exam. Do subscribe the channel and do share it with your friends. Thank you.